नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो, जिसकी शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल के साथ। दरअसल तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और इसकी बानगी अभिषेक बनर्जी को लेकर आप देखिए। अब सीआईडी ऑफिस अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं। फर्जी साइन के मामले में अभिषेक की पेशी, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की पूछताछ भी जारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पहुंचे हैं अभिषेक बनर्जी। तो एक के बाद एक संकट अभिषेक बनर्जी के सामने। एक तरफ लगातार उनकी पेशी, तो दूसरे तरफ फर्जी हस्ताक्षर के मामले में सीआईडी की पूछताछ जारी है। सीआईडी ऑफिस पहुंचे हैं अभिषेक बनर्जी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देखिए, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब सीआईडी ऑफिस अभिषेक बनर्जी पहुंचे। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं सीआईडी दफ्तर। फर्जी हस्ताक्षर का यह मामला है और इसी मामले में उनकी पेशी हुई है। सीआईडी ऑफिस अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीआईडी दफ्तर पहुंचे अभिषेक बनर्जी। आपको बता दें कि लगातार तृणमूल कांग्रेस के लिए एक के बाद एक चुनौतियां, और इसी चुनौतियों के बीच अभिषेक बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सीआईडी ऑफिस। जब वो पहुंचे तो जाहिर है तमाम सवाल उनके सामने रखे जाएंगे, उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के लिए भी इस वक्त संकट का समय चल रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीआईडी ऑफिस पहुंचे हैं अभिषेक बनर्जी। टीएमसी को लगातार एक के बाद एक चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी के लिए एक इस वक्त संकट का वक्त है। सीआईडी दफ्तर वो पहुंचे हैं और आपको बता दें कि यहां पर उनसे जाहिर है पूछताछ हुई होगी, तमाम सवाल जवाब हुए होंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है संकट के बादल टीएमसी के लिए और अभिषेक बनर्जी के लिए। टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, जिस बात का जिक्र मैं खुद कर रहा था। सांसद प्रकाश सिंह बारिक ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा से प्रकाश सिंह बारिक का इस्तीफा। जल्द ही राज्यसभा के सभापति से मुलाकात करेंगे, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राज्यसभा से प्रकाश सिंह बारिक ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं लगातार टीएमसी के लिए चुनौतियां, और इसी बीच जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक और सांसद ने अब इस्तीफा दे दिया है। पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक सूची जारी होती है, बागी सांसदों की सूची जारी होती है, और उसके बाद अब एक और विकेट टीएमसी का गिरा। राज्यसभा के सभापति से मुलाकात करेंगे और उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल टीएमसी को बहुत बड़ा झटका है। तस्वीर आप देखिए, यही वो सांसद हैं जिनकी लगातार आप तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन सांसद का नाम है प्रकाश सिंह बारिक, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और राज्यसभा से प्रकाश सिंह बारिक का इस्तीफा। जल्द ही राज्यसभा के सभापति से इनकी मुलाकात होगी। टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो टीएमसी के लिए फिलहाल मुश्किल का वक्त है। लगातार एक तरफ अभिषेक बनर्जी को लेकर तमाम सांसद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चाहे फिर कल्याण बनर्जी हो या जितने भी दूसरे सांसद। लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है कि एक तरफ ममता बनर्जी अपनी चलाती है पार्टी में, दूसरी तरफ ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अगर भरोसा करती हैं तो वो नाम है अभिषेक बनर्जी। सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी की हम पार्टी में नहीं चलने देंगे, और इसी बात से नाराजगी है। पश्चिम बंगाल का जो मैंडेट है, इस गणतांत्रिक देश का गणदेवता यानी कि पब्लिक राय दिया, भारतीय जनता पार्टी वहां जीती, सरकार बनी। मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में एक भी सीट हम लोग नहीं पाए, नॉर्थ बंगाल का भी सीट अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। इस मैंडेट को देखते हुए मुझको भी लगा कि ना अब रहना ठीक नहीं है, मैं अपना पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से। तो टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा से प्रकाश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद अब सवाल यह है कि और कितने सांसद लगातार पार्टी का दामन छोड़ेंगे, क्योंकि एक के बाद एक विकेट अगर टीएमसी के गिर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी में अब कौन बचेगा। एक के बाद एक विकेट अगर गिरते हुए नजर आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से, संसद से लगातार सांसदों का इस्तीफा जारी है। तो इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि टीएमसी अब किसके भरोसे है। एक तरफ ममता बनर्जी को लेकर लोगों की नाराजगी है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है,
नेताओं की नाराजगी है और खास तौर पर वो बागी सांसद जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि टीएमसी में सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी की चलेगी, अगर तो हम पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि ऐसे कई नाम हैं जो अभी चौंकाने वाले हैं, जो पार्टी आने वाले वक्त में छोड़ सकते हैं। टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब सांसद कल्याण बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। अभिषेक के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। यहां पर कल्याण बनर्जी, मुझे या अभिषेक बनर्जी को चुने ममता बनर्जी, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। अभिषेक सीनियर नेताओं का सम्मान ही नहीं करते हैं। अभिषेक के रहते पार्टी में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये वही कल्याण बनर्जी हैं जो ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए समर्पित नेता माने जाते थे, लेकिन अब ये खुलकर विरोध करने लगे हैं अभिषेक बनर्जी का। उनका ये कहना है कि मुझे डस्टबिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब ममता बनर्जी को यह तय करना है कि वो अभिषेक बनर्जी को चुने या कल्याण बनर्जी को। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद से लगातार टीएमसी के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है और अब उठापटक लगातार मची हुई है। लगातार कई सांसद ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं। टीएमसी में जारी बगावत पर हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे ने पार्टी के सीनियर नेता और सांसद कीर्ति आजाद से खास बातचीत की है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है। टीएमसी के अंदर लगातार जो सांसद हैं वो बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी एक सांसद ने जो है पार्टी से इस्तीफा दिया है। वहीं हमसे खास बातचीत करने के लिए टीएमसी के जो सांसद हैं कीर्ति आजाद जी, सर, जिस तरीके से पार्टी में जो टूट फड़ रही है, जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने जो बयान दिया है अभिषेक बनर्जी को लेकर, आप इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं और क्या ऐसी वजह है कि जो पार्टी में लगातार सांसद छोड़ते जा रहे हैं? कोई नहीं छोड़ के गया। कहाँ है? कोई लिस्ट तो आई नहीं। मेरे लिए तो 28 के 28 हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने साइन किया उसमें 3 तो वापस लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको डराया धमकाया जा रहा है कि वापस नहीं ले सकते। अगर इनके पास नाम होता तो आज तक तो सारा उजागर हो गया होता। हर बार लिस्ट बदलता है, 19 नाम ये हैं, अगले दिन 19 नाम आते हैं, उसमें 3 नाम बदले, यानी जो पुराने नाम थे 3 वो काट देते हैं, फिर 3 नाम नए जोड़ते हैं, फिर अगला लिस्ट आता है उसमें 2 नाम अलग होते हैं जो पुराने होते हैं। तो ये खुद तो तय नहीं कर पा रहे हैं। ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो ऑपरेशन लोटस हमेशा का ही फेल हो चुका है। सर, आज ही हमने जो सांसद थे प्रकाश शेख, जो आपके पार्टी के सांसद थे, उनसे हमने बातचीत करी, मैंने ही बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि जो पहले लेफ्ट की सरकार थी, फिर टीएमसी की सरकार आई, तो इस वजह से जो केंद्र और राज्य में समन्वय था वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल का विकास नहीं हुआ। कई ऐसी योजनाएं थी केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार को नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। बाराइक जी ने जो इस्तीफा दिया और जो बाइट दिया वो तो नहीं किया। जो 12 लोगों के फोटो पहली बार आए थे वो भूपेंद्र यादव के यहाँ आए थे। फिर एक विजुअल आया था शताब्दी रॉय के यहाँ, जहाँ फूल लेकर के शिवेंदु अधिकारी गए थे। तो बीजेपी का काम है, बीजेपी वही करती रही है। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ छोड़ना है, ये तो बीजेपी शुरू से करती रही है। पार्टियों को तोड़ो, खत्म करो, विपक्ष मुक्त भारत करो। जो जिस जगह जहाँ पर कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन चलती डिक्टेटरशिप है, वही लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उसके अलावा और क्या है? अन्यथा ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने के अंदर सभी नाराज हो गए? पहले भी जीतते रहे थे, पहले भी 1 महीने 2 महीने 5-5 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। अब हार गए तो चूहों की तरफ भाग रहे हैं, तो वो बात अलग है। कल्याण बनर्जी की बात है, भावुक व्यक्ति हैं, दीदी के साथ शुरू से लेकर अंत तक रहे, उनके बुरे दिन में रहे, बुरे दिन में साथ रहे, हरदम साथ में खड़े रहे। तो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने भावनाएं व्यक्त की। अब उन्होंने दीदी पे छोड़ दिया है, दीदी उनको बना लेंगी। वो कभी पार्टी को छोड़ के जाने वाले आदमी नहीं, वो शेर आदमी है, फाइटर है वो। लेकिन उनका ये कहना है कि जो अभिषेक बनर्जी हैं वो घमंडी हैं, या उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को वो तोड़ते जा रहे हैं, उनकी वजह से पार्टी की स्थिति हुई है। इस तरह के आरोप। देखो ऐसा है, जब आदमी गुस्सा है तो गुस्से में तो आदमी कुछ भी बोल देता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो बोलता है, उनके मुंह से निकल गया, वो बात करेंगे दीदी, ठंडा हो जाएगा सब कुछ। लेकिन उनके जैसा वफादार पार्टी का बुरे वक्त से साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है कोई पार्टी के अंदर। उससे दिखाया है कि वो क्या है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखिए, हमने बातचीत करी टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद से। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई और बैठक के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया है। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी अड़िग है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी अड़िग है। इन तमाम बातों का जिक्र बैठक के बाद राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। दरअसल राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक आज होती है
और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अडिग है और बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है कांग्रेस। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस। आज दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई और बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। साथ ही राज्यसभा चुनाव, संगठन आंदोलन को लेकर रणनीति भी बनाई गई। हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी की इस खास रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस की संगठन की आज एक बड़ी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ प्रदेश के प्रभारी और जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद थे। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है और जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। दरअसल अब देशव्यापी एक आंदोलन की तरह कांग्रेस पार्टी अब करने जा रही है, जिसमें साफ तौर पर जो देश की अर्थव्यवस्था देखी जा रही है और नीट से छात्रों के जो परिवार डिस्टर्ब है और महंगाई, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन करेगी। ये कार्यक्रम 2 से 3 महीने चलेगा और यह आंदोलन राष्ट्रीय के साथ साथ राज्य और जिला स्तर पर भी किया जाएगा। ये कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो आज की बैठक में लिए गए हैं, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी देश की सड़कों पर उतरेगी और बताएगी देश की जनता को कि किस तरह से महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था और बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। कैमरा पर्सन मनु के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मीटिंग में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और इन सब के बीच ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने की योजना बना रही है। अब बात मुंबई की करेंगे। दरअसल मुंबई में सफर को आसान बनाने वाली बेस्ट बसें अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। लोग जिन बसों से उम्मीद लगाते हैं कि ये बस उन्हें सुरक्षित स्थान तक लेकर जाएगी, वो अब हादसों को दावत दे रही है। आलम यह है कि लोग अब इन बसों में बैठने से भी डरने लगे हैं। मुंबई में हर दिन लाखों लोगों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली बसें अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। लोग अब बेस्ट बसों से सफर करने में डर महसूस कर रहे हैं। आए दिन बेकाबू होती बस की लगाम से दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं की वजह से यात्रियों और आम जनता के बीच इलेक्ट्रिक बसों को लेकर गहरी चिंता बढ़ गई है। अभी तो मेरे को 50% लगता है सुरक्षित है। हाँ, क्योंकि ऐसा जो ड्राइवर लोग रहते हैं वो लोग भी थोड़ा नशे में गाड़ी चलाते रहते हैं, किसी से भी बहता बहस करने लगते हैं। जैसा ऑटो रिक्शा वाले बीच में आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। यात्री तो बहुत लोग डरे रहती है। जो भी ड्राइवर लोग आते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं देते हैं, पहले ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहता नहीं है और पहले ही मतलब उनको डायरेक्ट फील्ड पे भेज देते हैं। हादसे तो ऐसा है ना कि कुछ लोगों की गलती से भी होते हैं, बचाने के चक्कर में हो जाते हैं एक दूसरे को। ये कोई भी भाड़े का अपन टूरिस्ट का ड्राइवर लेते हैं, उस टाइप का आज काम बीएसटी में चल रहा है। बेस्ट बसों में सफर करने से आखिर लोग डरे भी क्यों ना। मुंबई में बेकाबू बेस्ट बसों की चपेट में आने से कई गंभीर सड़क हादसे हुए हैं। दादर, कुर्ला और अंधेरी जैसे इलाकों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई यात्री घायल हुए हैं। कभी यातायात नियमों की अनदेखी की वजह से, कभी तेज रफ्तार बसों में अचानक ब्रेक फेल होना और कभी तकनीकी खराबी की वजह से आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। 9 दिसंबर 2024 कुर्ला बस अनियंत्रित हो गई, 22 वाहनों से टकराई, पैदल चलने वाले यात्रियों को कुचला, हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। 30 दिसंबर 2025 भांडुप स्टेशन रोड पर हादसा, बस ने पैदल यात्रियों को रौंदा जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 9 लोग घायल हुए। 14 मई 2026 अंधेरी पश्चिम आकोली 4 बेस्ट बसों की टक्कर हुई जिसमें एक कंडक्टर की मौत हो गई। 5 जून 2026 मालाड में बेस्ट बस की टक्कर हुई जिसमें कैब चालक की मौत हो गई। 8 जून 2026 दादर बस का हैंड ब्रेक नहीं लगा जिसके चलते बस क्रेन और बाइक से टकराई और हादसे में एक की मौत हो गई। बेस्ट बसों के ये हादसे दिखा रहे हैं कि लाखों लोगों को सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचाने वाली बस अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बसों से होने वाली घटनाएं अब चिंता बढ़ा रही हैं। बेस्ट बसों से हादसे बेधड़क हो रहे हैं। घातक हादसे देखें तो वेट लीज बस से 22 हादसे हुए और बेस्ट बस से 1। वहीं मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो वेट लीज बस से 22 मौत हुई हैं, जबकि बेस्ट बस से 1 मौत हुई है।
बेस्ट बस लगातार हादसों को दावत देती दिखाई दे रही है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। खास बात यह है कि ये बसें भारी संख्या में मुंबई की सड़कों में घूमती हैं और आए दिन हादसों को आमंत्रण देती हैं। बेस्ट के बेड़े में बसों की स्थिति देखें तो कुल बसें 2801 हैं, वेट बसें 2553 और बेस्ट की अपनी बसें 249 हैं। बेस्ट बसों को लेकर एक तरफ लोगों के मन में डर है तो दूसरी ओर ये आंकड़े जो दिखाते हैं कि दुर्घटनाओं में से 85% से ज्यादा यानी लगभग 887 दुर्घटनाएं वेट लीज बसों की वजह से हुई। इन बसों के हालात इतने बुरे हैं कि बरसात के समय बस से पानी गिरता है और उसी में यात्री सफर करने को मजबूर हैं। धीरे धीरे बेस्ट बस लोगों का भरोसा खोती जा रही हैं। जिस कार्य प्रणाली को लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, आज उसी ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। रिलायंस पावर लिमिटेड के पूर्व सीएफओ को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी अशोक कुमार पाल को राहत दे दी है। कोर्ट ने अशोक पाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस चरण पर सबूतों की गहराई से जांच करना उचित नहीं है, लेकिन ईडी के सबूतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए पीएमएलए की धारा 45 में निर्धारित ट्विन कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं। कोर्ट की इस दलील का ईडी की ओर से पेश वकील ने विरोध भी किया। ईडी के मुताबिक उन्होंने बैंक गारंटी से जुड़े समझौतों और पत्राचार में सक्रिय भूमिका निभाई थी और जांच में मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी उनके खिलाफ जाते हैं। रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े वित्तीय अधिकारी अशोक कुमार पाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 68 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी के मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले में यह राहत दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अशोक पाल को जमानत दे दिया है। अशोक पाल की गिरफ्तारी 2024 में हुई एक एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फर्जी गारंटी दी गई थी। इसके अलावा अशोक पाल पर करोड़ों रुपए की फर्जी ट्रांसपोर्ट बिल्स के जरिए पैसे निकालने का भी आरोप है। मामले की सुनवाई के दौरान पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि अशोक पाल 8 महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उन्हें 2025 में समन जारी किया गया, बुलाया गया पूछताछ के लिए और पूछताछ के बाद अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी 2024 में दर्ज एक मामले में की गई। वहीं ईडी की ओर से पेश वकील ने अशोक पाल का जमानत का विरोध किया और कहा कि 8 महीने जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं मांगा जा सकता है, लिहाजा जमानत याचिका को खारिज किया जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों के जिरह के बाद इन्हें जमानत दे दी है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी, जेसीबी और पोकलैंड से तोड़फोड़ की जा रही है। सीएम की नाराजगी के बाद एक्शन में प्रशासन। 181 में से 125 मकान पर बुलडोजर इस वक्त चलाया जा रहा है। तोड़ने और मलबा हटाने का काम एक साथ जारी है। करीब 17 मीटर चौड़ी होगी दाल मंडी की गली, तो लगातार योगी का बुलडोजर गरज रहा है और इसी कड़ी में अब करीब 17 मीटर चौड़ी दाल मंडी की गली होने वाली है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जेसीबी और पोकलैंड से तोड़फोड़ की जा रही है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सीएम की नाराजगी के बाद अब एक्शन में प्रशासन है। 181 में से 125 मकान पर बुलडोजर चल रहा है। वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम तेज हो गया है। अब जेसीबी और पोकलैंड से एक साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। पिछले महीने काम में सुस्ती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई, तो प्रशासन अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया। मौके से हमारे संवाददाता विमलेंद्र राय की इस रिपोर्ट को देखिए। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण में अब जो है जिला प्रशासन काम को बहुत ही तेजी से कर रहा है। अभी तक जेसीबी मशीन लगा करके दाल मंडी को तोड़ा जा रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे पोकलैंड लगाया गया और पोकलैंड जो है बड़ा तेजी से अब कार्य कर रहा है। एक दिन में 10-10 से ज़्यादा मकानों को पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है और दिन और रात करके मलबा को हटाया जा रहा है। मलबा इस समय दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के जो कार्रवाई लगातार अपने स्तर पे बरकरार हुई है, बनी हुई है। बता दूं आपको कि पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के अंदर आए हुए थे तो दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के काफ़ी नाराजगी जताई थी, चूँकि समय सीमा बीत गया है, लेकिन अभी तक दाल मंडी जो है पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन अब सतर्क है। चूँकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में आ रहे हैं,
ऐसे में निश्चित ही ऐसा पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन का एक उम्मीद है कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी दाल मंडी का भ्रमण न करें, जिसको लेकर के कार्य में बहुत ही तेजी लाई गई है। लगातार जेसीबी और पोकलैंड दोनों माध्यम से मकानों को गिराया जा रहा है, दिन रात जो है मलबा को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था, लगभग 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे कार्य में लगे हुए हैं और 181 मकानों को जो तोड़ने का क्रम है उसमें 120 मकान से ज़्यादा अब जो है तोड़ा जा रहा है। लगातार कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री की नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन इस माह के अंत तक इस पूरे कार्य को कंप्लीट कर लेना चाहती है, जिससे कि उसके बाद उस पर सड़क का निर्माण हो सके। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।